हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर शैली मैम और चैप्टर पढ़ रहे हैं विलियन। तो बच्चों, विलियन की आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक और क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की स्टडी को कहते हैं इबुलियोस्कोपी। क्वथनांक उन्नयन पढ़ने का जो साइंस है उसे बोलते हैं इबुलियोस्कोपी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फटाफट। सबसे पहले आता है बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक होता ही क्या है ना? क्या है क्वथनांक? बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक से क्या समझते हैं? तो हम कहेंगे, जनरल बात करें कि भाई क्वथनांक क्या होता है, तो हम कहते हैं कि भाई वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाए, है ना, वो ताप जिस पे द्रव क्या हो जाए, बॉईल हो जाए, वाष्प बदलना शुरू हो जाए। लेकिन तो छोटी क्लास की डेफिनेशन होगी, तो हम कहेंगे कि देखो, हर लिक्विड की नेचर होती है, हर द्रव की प्रकृति होती है कि वो वाष्प बनाए। अब वाष्प जो है इवेपरेट होने की नेचर होती है ना, मैं पानी रख दूं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में पूरा ग्लास भर के पानी रख दूं तो उड़ जाएगा, है ना। गर्मी ज़्यादा है तो जल्दी उड़ जाएगा, पेट्रोल है तो उड़ जाएगा। तो हर लिक्विड की नेचर होती है कि वो वाष्पित हो। अब वाष्प मतलब गैस, और गैस का तो दाब होता है। तो अगर मैं किसी लिक्विड को, किसी द्रव को उस ताप तक पहुंचा दूं कि उसकी वाष्प का दाब और वायुमंडल दाब बराबर हो जाए, मतलब उसकी वाष्प में इतना प्रेशर है कि वो एयर के प्रेशर के बराबर है, तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा ही नहीं। वो कहेगा मैं पानी बन के रहूँ ही क्यों, मैं द्रव अवस्था में नहीं रहूँगा, मैं तो गैस अवस्था में रहूँगा। मतलब अगर कोई जगह धरती पे ऐसी है जहाँ का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर वहाँ पे पानी होगा ही नहीं, वहाँ जल वाष्प होगी। क्योंकि 100 डिग्री पे क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है ना। 100 डिग्री पे पानी का जो वाष्प दाब है, जल का जो वाष्प दाब है, वो वायुमंडल दाब के बराबर है। तो इन शॉर्ट कि अगर मैं किसी लिक्विड को उस टेम्परेचर तक पहुंचा दूं कि उसका दाब, उसकी वाष्प का दाब और वायुमंडल दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला सवाल आपका आएगा बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्लियर होगा तो कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वथनांक उन्नयन पढ़ने से पहले बच्चों हम पढ़ेंगे क्वथनांक। तो आपको क्वथनांक की डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखेंगे? वह ताप, क्वथनांक क्या है तो हम कहेंगे टेम्परेचर है। तो बेटा वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का, किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। बात समझ रहे हो मेरी? वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर, है ना, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है भाई, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है ना, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। इतनी बात क्लियर है? क्वथनांक क्या है तो हम कहेंगे ओके, क्या ही दिक्कत है। अब तुम सोचो कि कोई द्रव जो है वो जल्दी जल्दी वाष्प बनाता है, मतलब वाष्प दाब बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा। जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल तो वाष्पशील है, रखो और गायब हो जाएगा, है ना, थोड़ी देर में पेट्रोल तो उड़ जाएगा। तो हम कहेंगे ये तो फटाफट वाष्प बनाता है। तो वाष्प दाब जितना ज़्यादा होगा, मतलब एयर के बराबर जाना है तो आप ऑलरेडी ज़्यादा हो तो जल्दी पहुंच जाओगी, तो वाष्प दाब जितना ज़्यादा होगा क्वथनांक उतना ही कम होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वाष्प दाब और क्वथनांक में रिलेशन, क्योंकि आपको एग्जामिनर कहेगा ABCD 4 लिक्विड है ना, और 4 लिक्विड के वाष्प दाब इतने और इतने हैं, तो मिनिमम वेपर प्रेशर जिसका है ना, मतलब वाष्प दाब बहुत कम है, मतलब बॉईल ही नहीं हो रहा, और वाष्प दाब ज़्यादा है तो खट से बॉईल हो जाएगा। तो खट से बॉईल हो जाएगा मतलब क्वथनांक कम है, फटाफट बॉईल होगा तो ताप तो मुझे कम देना पड़ेगा, क्वथनांक मतलब मुझे गर्म करना पड़ रहा है। तो अगर कोई जल्दी वाष्पशील है ना, ज़्यादा वाष्प बना रहा है, वाष्पशील ही है, तो जल्दी से क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा। तो क्वथनांक और वाष्प दाब, तो बेटा क्वथनांक और वाष्प दाब क्या है, तो हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर बच्चे? क्वथनांक और वाष्प दाब क्या है, तो हम कहेंगे दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? अगर कोई पूछे क्वथनांक, तो भाई क्वथनांक एक टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर, द्रव का वाष्प दाब,
वायुमंडलीय दाब के बराबर है उसे हम कहते हैं क्वथनांक। और वायुमंडलीय दाब कितना होता है तो हम कहेंगे 1 atm 760 मिलीमीटर। पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर कितना होगा तो हम कहेंगे 100 पे तो पानी उबल जाता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का वेपर प्रेशर भी 760 मिलीमीटर मरकरी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मान लो तुम्हारे पास शुद्ध विलायक है ना, और फिर मैं इसमें कुछ मिक्स कर रही, तो भाई शुद्ध विलायक था और अब मैं इसमें मिला रही हूं अवाष्पशील। क्या बेटा? अवाष्पशील और विद्युत अनअपघट्य। पहले मेरे पास विलायक था, अब मैंने इसमें मिला दिया अवाष्पशील और विद्युत अनअपघट्य ठोस, तो अब ये विलयन बन गया। तो हम कहेंगे विलयन बन गया। अब आपको याद है कि भाई शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तो फिक्स होता है ना, बिल्कुल पानी है तो इसका वाष्प दाब फिक्स है। मान लो इसका वाष्प दाब जो है वो 700 मिलीमीटर है, मैंने माना है ऐसा, ठीक है, माना है, आपको लिखना नहीं है, मैंने माना है कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर पे इसका वाष्प दाब जो है वो 700 मिलीमीटर है। ठीक है, अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, किस पे? वाष्प दाब सीधा सीधा ताप से संबंधित है, 25 पे अलग, 30 पे अलग, 45 पे अलग। तो एक टी टेम्परेचर पे मैंने मान लिया कि भाई टी टेम्परेचर पे इसका वाष्प दाब कितना है 700 है। अब मैं कह रही हूँ कि इसको बॉईल करो, तो तुम कहोगे अच्छा इसको बॉईल करो मतलब इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचा दो। क्या बेटा, बात समझे ना मेरी? अगर मैं कह रही हूँ कि भाई इसको बॉईल करो तो उबालो मतलब किसी द्रव के वाष्प दाब को किसके बराबर पहुंचा दो? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचा दो, बॉईल हो जाएगा। तो मैं कहूँगी देखो भाई ये 700 है और तुम्हें क्या करना है 700 से 760 तक पहुंचाना है, 760 मिलीमीटर मरकरी। अब प्रेशर बढ़ाने का तो एक ही तरीका है, गर्म कर दो, प्रेशर बढ़ जाएगा। लिक्विड का प्रेशर बढ़ाना है, गैस का प्रेशर बढ़ाना है, गर्म कर दो। गर्मी दोगे, हीट दोगे तो क्या होगा? उछलेगा, उबलेगा, है ना। गर्म करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाने का एक तरीका है कि आप हीट सप्लाई करो। तो हम कहेंगे ठीक है, मतलब 700 से 760 लाना है, तो मैं लिखूंगी गर्म करना पड़ेगा, बिल्कुल। और गर्म करना पड़ेगा मतलब ऊष्मा देनी पड़ेगी, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, बात तो एक ही है। अब तुमने कहा नहीं मैं तो इसमें अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस मिला देता हूँ। अब मैंने पिछले टर्म पे बताया था कि अगर अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस मिलाओगी, अगर बीच बीच में ठोस आएगा तो ठोस क्या कहेगा, मैं तो वाष्प बनाऊंगा नहीं, तुझे बनाने दूंगा नहीं। अब ये क्या मुसीबत है, मैं नहीं पढ़ूंगा, तुझे नहीं पढ़ने दूंगा। तो कहेगा हाँ मैं तो ठोस हूँ, मैं तो उड़ नहीं सकता, अब तू भी नहीं उड़ेगा। तो कुल मिला के जब किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आती है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं कहूँगी वाष्प दाब कम हो गया, तो अब ये PS है, तो मान लो ये 700 है ना, तो मैं मान लेती हूँ भाई 680 हो गया, 20 कम हो गया होगा और तो क्या, तो 680 मिलीमीटर मरकरी, है ना। अब मैं कह रही हूँ नहीं इसको बॉईल करो, मतलब पहले तो पानी को गर्म करो, मैंने कहा नहीं ग्लूकोज मिला लो, इसको गर्म करो, बॉईल करो। तो तुम कहोगे बॉईल करो मतलब इसको भी इसके बराबर ले जाओ, है ना, क्योंकि बॉईल करने का मतलब क्या था बेटा, बॉईल करने का तो एक ही मतलब था कि द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडल दाब के बराबर पहुंचाओ। 700 है तो 760 कर दो। अब 680 तुम्हारी गलती से हुआ है तो इसको भी 760 करो। तो हम कहेंगे हमारे से गलती तो हो गई, लेकिन अब बराबर करना है तो ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा लग जाएगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया अधिक गर्म करना पड़ेगा। ठीक है भाई, और अधिक गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो हीट तो पहले भी कर रहे थे, हीट तो अब भी कर रहे हैं, लेकिन पहले जो कम गर्मी देनी पड़ रही थी, कम हीट देनी पड़ रही थी, अब यहाँ हीट ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो बेटा पहले जो बॉइलिंग पॉइंट था अब ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब तो मैं कहूँगी भाई क्वथनांक तो बढ़ गया, है ना। इतनी सारी बातें बच्चे करी तो एक शब्द तो मिल गया मुझे कि भाई क्वथनांक जो है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स होता है, उसको हवा के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए मुझे हीट करना पड़ेगा। हीट करूंगी तो 700 से 760 लाना है, बॉईल करना पड़ेगा। बॉईल करूंगी तो ठीक है। अब अगर मैं उसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस मिला लेती हूँ तो मुझे और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, क्वथनांक और बढ़ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो इन शॉर्ट एक बात क्लियर हो गई कि भाई विलयन का क्वथनांक विलायक से ज़्यादा है, क्योंकि विलयन बेचारा अपने अंदर जो है ना इसको सहन कर रहा है, अवाष्पशील ठोस को क्या कर रहा है, झेले हुए, खुद तो उड़ नहीं सकता है, इतना ज़्यादा उड़ नहीं सकता है जितना पहले उड़ सकता था। आगे बात समझ में।
तो हम कहेंगे ठीक है। अब देखो इसी बात को अगर मैं थियरी में लिखूं तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। पक्का है ना? पहले विलायक था, वो आराम से उड़ता था, कोई दिक्कत नहीं। अब उसकी जिंदगी में विलय आया। विलय कैसा आया? तो वो कह रहा है अवाष्पशील, मैं तो वाष्प बनाऊंगा नहीं। विद्युत अनअपघट्य मैंने लिखा है, अब विद्युत अपघट्य मिलाओगे तो भी आंसर वही होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाना है तो ज्यादा हीट चाहिए। ज्यादा हीट चाहिए मतलब अब क्वथनांक बढ़ गया। यानी शॉर्ट और स्वीट बात यह है कि भाई विलयन का जो क्वथनांक है वो विलायक के क्वथनांक से क्या है? ज्यादा है। यानी ले दे के क्वथनांक में जो वृद्धि है ना, क्वथनांक में यह वृद्धि, आप कह रहे हो बढ़ गया, तो हाँ भाई बढ़ गया। क्वथनांक में आई यह वृद्धि, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्वथनांक में आई यह वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। इतनी बात क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि ऐसा करो, ग्राफ से डिस्कस कर लेते हैं। है ना, हम क्या करते हैं, ग्राफ से डिस्कस कर लेते हैं। हम वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व बना लेते हैं, ताप और वाष्प दाब। ठीक है बेटा, ताप और वाष्प दाब के बीच में हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। तो अब मैंने तुम्हें सिखाया था कि भाई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, निश्चित ताप पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब फिक्स है। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वाष्प दाब बढ़ेगा। स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। है ना, यूँ नहीं कि उसको डबल किया तो डबल होता है, ऐसा नहीं होता है, बट बढ़ता है क्योंकि टेम्परेचर तो केल्विन में ले रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, वाष्प दाब जो है वो ताप के साथ बढ़ता है। और यहाँ बात हो रही है फिलहाल विलायक की, तो विलायक का लिख लेते हैं। ठीक है, ये विलायक है ना। और मान लो शुद्ध विलायक मैंने पानी ले लिया। अब पानी ले लिया तो तुम कहोगे ना कि भाई देखो इसका वेपर प्रेशर मान लो यहाँ 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, 700 है, और यहाँ मान लो 760 हो गया। तो यहाँ पे जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब ही है ना बेटा। यहाँ पे जो वाष्प दाब है वो वाष्प दाब 760 है, मतलब मैं कह रही हूँ वायुमंडल दाब की बराबरी कर रहा है। ठीक है भाई, वायुमंडलीय दाब है। ओके, तो तुम कहोगी तो भी हमने पढ़ा था कि अगर किसी द्रव का वाष्प दाब बढ़ते 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 कहाँ पहुँच जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुँच जाए, तो फिर उसको तो तुम बोल देना क्वथनांक, है ना, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, क्वथनांक बोल देंगे, क्वथनांक, क्या तकलीफ है। थोड़ा लंबा कर देती हूँ ग्राफ। ठीक है, ओके। अब ये तो विलायक की बात थी, चलो मान लिया हमने, कोई दिक्कत थी नहीं, है ना। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब फिक्स होता है, ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। बढ़ते 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 मैंने कहा कि जब तुम बिंदु ए पे पहुंच गए तो बिंदु ए पे इसका जो वाष्प दाब है वो 760 हो गया। तो तुम कहोगे 760 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो परिभाषा के अनुसार द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए तो उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, अब तुम क्या करो कि भाई विलायक था ना, अब उसमें अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस मिला लो तो वाष्प दाब तो गिरेगा, है ना। तो मैं कहूँगी विलयन का बनाओ, तो विलयन का ग्राफ तो ऐसे आएगा, गिरेगा। अब मैं कहूँगी इसको भी बॉइल करो, तो तुम कहोगे इसको भी बॉइल करो, मतलब ताप बढ़ाओ, और बढ़ाते 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 तुम पहुँच जाओ, कहाँ पहुँच जाओ, तुम वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुँच जाओ। ये तो अब तुम अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुँच गए यहाँ, तो ये क्वथनांक इसका हो गया। ठीक है, तो पहले ये चीज़ आपकी विलायक की थी, अब ये चीज़ किसकी है, विलयन की है। तो देखो विलायक का क्वथनांक कम है, विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है, ग्राफ भी आपका यही शो कर रहा है। तो हम कहेंगे हाँ दिक्कत क्या है, देख लो वायुमंडल दाब तो ये भी है। ठीक है, तो फ्रॉम द कर्व या ग्राफ से अगर मैं बात करूँ तो बेटा ग्राफ से क्या हुआ, तो मैं कहूँगी देखो टीबी,
है ना, टीबी बिंदु ए पे, ठीक है, ये पॉइंट ए और इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट कर लेते हैं। तो टीबी जो है उस बिंदु पे या ए बिंदु पे विलायक का, ये विलायक है ना यहाँ पे, ठीक है, विलायक का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो गया। तो टीबी जो है वो क्या है, वो विलायक का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बेटा, क्लियर है? टीबी क्या है, तो हम कहेंगे विलायक का क्वथनांक है। फिर T1 क्या है, तो हम कहेंगे देखो ये तो गिर गया था, वाष्प दाब गिर जाता है विलयन का, अब इसको भी मैंने बॉईल करने के हिसाब से गर्म किया, तो ये तो B बिंदु पे आके इससे मिल रहा है, और B बिंदु जहाँ काट रहा है वो T1 है। तो T1 जो है ना बेटा, वो विलयन का क्वथनांक है, ठीक है। T1 क्या है, तो हम कहेंगे विलयन का क्वथनांक है, मान लेते हैं। चलो अब पहले मान लो क्वथनांक 100 डिग्री था, मान लो पानी है, अब 100.2 है, तो फर्क आया ना, डिफरेंस आया ना, तो हम कहेंगे हाँ, इस डिफरेंस को बोलेंगे बेटा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या है, T1 माइनस टीबी, और ये क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, क्वथनांक उन्नयन है। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्वथनांक उन्नयन, क्लियर है? अब एक्सपेरिमेंटली प्रयोगों द्वारा ज्ञात है, हमने अलग अलग है ना एक्सपेरिमेंट्स करे, मतलब पहले पानी लिया, ग्लूकोज मिलाया, फिर पानी लिया, सुक्रोज मिलाया, फिर पानी लिया, यूरिया मिलाया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके हम क्या देख रहे हैं, तो विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह पाया गया। क्या निष्कर्ष निकाला भाई? आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, डेटा शेयर करोगे, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। तो हम कह रहे थे देखो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ये कह रहे हैं कि जो क्वथनांक उन्नयन है डेल्टा टीबी, वो विलयन की मोललता के समानुपाती है। क्लियर बेटा? क्वथनांक उन्नयन जो है वो क्या है, विलयन की मोललता के समानुपाती है ना, ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो मान लेते हैं हम, आप कह रहे हो उसको भी मान लेते हैं। अब आगे बढ़ो, देखो तो हम कह रहे हैं देखो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मोललता, थोड़ी देर में इसको स्मॉल m लिखने वाले हैं हम, है ना। फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो बेटा kb लिख दो, है ना, kb इंटू मोललता, ठीक है। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू kb इंटू मोललता। kb क्या है, तो ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। और हो सकता है इंग्लिश को हिंदी में लिख के दे दे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना बेटा, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो उन्नयन स्थिरांक या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब थोड़ा और अच्छे से फॉर्मूला बनाएं इसका, तो हम कहेंगे देखो ऐसा लिख दें क्या, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू 1000 इंटू kb इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल m, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू 1000 इंटू kb इंटू स्मॉल w अपॉन, तो हम कहेंगे कैपिटल W स्मॉल m। अब भाई ये क्या, ये कहाँ से लाए हो, तो हम कहेंगे देखो मोललता तो हमने पढ़ रखा है ना बच्चों, है ना। मोललता क्या पढ़ा था, तो हमने मोललता का फॉर्मूला पढ़ा था, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणु भार, क्योंकि इसका मतलब मोल होता है। मोललता क्या था, 1 किलो में कितने मोल है, तो ये रे मोल, इनटू 1 अपॉन सॉल्वेंट W, विलायक, है ना, 1 किलो में कितने मोल है। और मान लो तुम्हारा विलायक जो है वो ग्राम्स में है उसका भार, तो फिर 1000 ले लो, है ना। और मुझे 1 किलो लेना जरूरी, क्योंकि मोलल 1 मोल की बात चल रही है, मोललता 1 है, 1 मोल 1 किलो में होगा, तो एक विलायक का kb हमने दे दिया, ठीक है। अब kb जो है बेटा kb जो है उसका मान कांस्टेंट है, और kb का मान अगर आपको ज्ञात करना है, भाई पानी का kb है तो मान लो 0.052 है, बेंजीन का इतना है, CCl4 का इतना है, अल्कोहल का इतना है, तो आपको लगेगा ना kb निकाला कहाँ से, लाए कहाँ से। तो kb निश्चित विलायक के लिए kb निश्चित है, ताप का kb से कोई लेना देना नहीं है,
ठीक है, तो Kb का मान ज्ञात करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं और वो है वॉन हॉफ इक्वेशन। ठीक है, Kb का मान ज्ञात करने के लिए हम एक समीकरण काम में ले रहे हैं, उस समीकरण को क्या बोल रहे हैं, वेंट ऑफ इक्वेशन। और वेंट ऑफ इक्वेशन है Kb इक्वल्स टू mr/Tb स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HV। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखनी है बच्चों, Kb इक्वल्स टू mr/Tb स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HV। m मतलब कि भाई Kb किसका निकालना चाहते हो, जिस द्रव का तुम Kb बताना चाहते हो। पानी का Kb बताओ तो पानी का अणुभार रख दो, है ना। बेंजीन का बताना चाहते हो, जिसमें भी तुम घोलोगे विलयन बनाओगे उस लिक्विड का अणुभार रख दो। ये Tb तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, वो भी फिक्स होगा। ठीक है, डेल्टा HV तो बेटा डेल्टा HV है वाष्पन की ऊष्मा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की ऊष्मा, है ना। कोई पर्टिकुलर किसी लिक्विड को बॉईल करूंगी तो वेपोराइजेशन है ना, द्रव को वाष्प में बदलने की हीट तो तुम बताओगे। तो डेल्टा HV हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आर आपका गैस कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे ठीक है चलो आर हमारा गैस कांस्टेंट है। तो पर्टिकुलर किसी लिक्विड के लिए, निश्चित विलायक के लिए Kb का मान फिक्स होता है। पानी का Kb इतना है तो इतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो आप बदलोगे तो Kb चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है मेरी, कोई डाउट नहीं यहाँ तक तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, एक सेकेंड रुको, उसमें कुछ हमारे पास Kb की वैल्यूज हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, ठीक है। अब देखो, निश्चित विलायक के लिए, ठीक है, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है बच्चों, लिक्विड आपका फिक्स होना चाहिए। तो निश्चित विलायक के लिए Kb का मान निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है मतलब कांस्टेंट होता है। Kb कांस्टेंट है पर्टिकुलर लिक्विड के लिए। क्लियर। अब मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया है, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा Tb इक्वल्स टू Kb इंटू मोललता। एक फॉर्मूला ये याद करना है। दूसरा तो बेटा डेल्टा Tb इक्वल्स टू 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल। ये दो फॉर्मूले काम में लोगे, लेकिन ये फॉर्मूले तभी काम में लेने हैं जब तुमने विद्युत अनवघटीय घोला है। अवाष्पशील वो तो वैसे ही है, लेकिन विद्युत अनवघटीय। ठीक, ये लाइट टर्न करनी थोड़ी सी। अवाष्पशील और विद्युत अनवघटीय। ठीक है, अवाष्पशील और विद्युत अनवघटीय, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि अगर मैं ग्लूकोज घोलूंगी तो 1 मोल का 1 मोल रहेगा, सुक्रोज घोलूंगी तब भी 1 मोल का 1 मोल रहेगा। ठीक है, यदि विलेय का क्या हो जाए तो मैं कहूंगी वियोजन। मतलब शुगर के लिए तो ये फॉर्मूला सही है ना, लेकिन नमक घोल दूंगी तो तुम कहोगे नमक तो NaCl 1 का 2 हो जाएगा, तो वियोजन हो जाए। या इसको आगे डिस्कस करना है हमें एबनॉर्मल वैल्यूज में, पर क्वेश्चन अभी बीच में आ जाएगा। संगुणन हो जाए तो हम वेंट हॉफ फैक्टर I का प्रयोग करते हैं। अगर आपके विलेय का वियोजन हो जाए, संगुणन हो जाए, तो आप वेंट हॉफ फैक्टर यूज करेंगे, I यूज करेंगे, I का प्रयोग करते हैं। और अब आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा डेल्टा Tb इक्वल्स टू I इंटू Kb इंटू मोलल। ठीक है, अब तुम्हें लगेगा I कैसे निकाले, तो अभी मैं बताऊंगी आगे। फिलहाल ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आपका विद्युत अनवघटीय है ना बच्चा, तो इसका I1 होता है। ठीक है ना, मैं 1 मोल बोल रही हूँ तो 1 मोल ये आपको पता है, अणु संख्या गुणधर्म अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं। तो 1 मोल बोलोगे 1 मोल है तो कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन NaCl 1 मोल बोल के पानी में डाल दिया तो 2 मोल हो गया, अणुओं की संख्या बदल गई ना, तो अणुओं की संख्या बदल गई तो अणु संख्या गुणधर्म बदल जाएंगे, इसलिए तो हम I को यूज करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब कुछ प्रॉब्लम्स है, पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो देखो 10 ml इथेनॉल और 40 ml वाटर को मिला के परिणामी विलयन बनाया गया, ठीक है। तो 10 ml तो इथेनॉल है, सॉरी 10 ml हाँ इथेनॉल है और 40 ml पानी है, तो 10 और 40 तो 50 होता है, तो 50 है तो 50 होना चाहिए, लेकिन वो तो तब होगा जब आदर्श विलयन होगा, है ना। 1 लीटर में 1 लीटर मिलाओ, आंसर 2 लीटर हो, डेल्टा V 0, तो ये तो तब होगा जब आदर्श विलयन होगा। एल्कोहल और जल आदर्श विलयन तो नहीं है, तो कहेंगे आदर्श तो नहीं है। अब तो बेटा एल्कोहल और वाटर और सोचो आदर्श तो नहीं है, फिर दिमाग लगाएंगे कि भाई एल्कोहल और वाटर तुम्हें लगेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, मिक्स हो जाएंगे, लेकिन पानी तो पहले ही मस्त था, पानी तो पहले ही 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना था। उल्टा तुमने अल्कोहल मिलाया तो पानी अब 2 की जगह 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना। सिखाया था तुम्हें, पानी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बर्फ में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन पानी में तुमने अल्कोहल मिलाया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, मिक्स होगा, लेकिन वो तो पहले से ही बढ़िया था, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, अब तुम्हारे अल्कोहल मिलाने के चक्कर में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो उल्टा उसके अणु दूर हो जाएंगे। तो अणु दूर होना मतलब धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन, है ना बेटा। अणु दूर होना मतलब धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में अणु दूर हो जाएंगे, तो 10 ml और 40 ml मिलाऊंगी तो आंसर 50 ml नहीं होगा, 50 ml से ज़्यादा होगा। डेल्टा V मिक्स ग्रेटर देन 0, 50 से ज़्यादा होगा, जो डिफरेंस है वो धनात्मक होगा, तो यहाँ आपका आंसर होगा मोर देन 50 ml। क्लियर? कैसे हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 ml क्लोरोबेंजीन में 30 ml ब्रोमोबेंजीन मिला दिया। अब फिर सोचो बेटा, एक तो मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास ब्रोमोबेंजीन है, तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है तो एक ही फैमिली लग रही है ना। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन क्या एक ही फैमिली है। अब एक ही फैमिली है तो फिर ये आदर्श विलयन हो, और आदर्श विलयन हो गया तो फिर ज़्यादा सोचना ही क्यों है। आदर्श विलयन में तो जितना मिलाओगे उतना ही रहेगा, डेल्टा V मिक्स इक्वल्स टू 0, है ना। 1 लीटर में 1 लीटर मिलाएंगे, आंसर 2 लीटर, क्योंकि आदर्श विलयन है, ना तो अणु पास आएंगे ना अणु दूर जाएंगे, जितना है उतनी ही बात करेंगे। तो हम कहेंगे 20 और 30 मिलाओगे तो फिर 50 रहेगा, तो आंसर यहाँ हो जाएगा 50 ml। आई बात समझ में? तो ये आइडियल नॉन आइडियल वाले क्वेश्चन थे। अब देखें आगे, P व Q में से किस लवण की विलेयता के लिए डेल्टा H लेस देन 0। अब थोड़ा और ध्यान से सोचो, डेल्टा H लेस देन 0 मतलब डेल्टा H नेगेटिव। अब डेल्टा H नेगेटिव मतलब ऊष्माक्षेपी, दिमाग लगाओ भाई, डेल्टा H लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव मतलब ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब कि अगर मैं ताप बढ़ाऊं तो विलेयता घटनी चाहिए, क्योंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त हो रही है, मतलब वो मना कर रहा है मुझे तो हीट नहीं चाहिए, तो हीट नहीं चाहिए और तुम जबरदस्ती टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता घट जाएगी। अब दिमाग लगाओ, ताप बढ़ाने से विलेयता घट रही, तो देखो P तो तुम्हारा ऊपर जा रहा है, ये तो मुझे दिख रहा है ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ रही है, लेकिन यहाँ देखो ताप बढ़ाने से विलेयता घट रही है, तो यहाँ आंसर जो होगा ना बेटा वो हो जाएगा Q, क्योंकि Q में क्या हो रहा है, जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं ना, सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता, क्या बेटा सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर मतलब विलेयता, तो जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है विलेयता तो नीचे आ रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है, तो ताप बढ़ाने पे विलेयता घट रही है, आंसर Q। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मिश्रण का क्वथनांक दोनों घटकों से अधिक होता है, क्योंकि अब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है ना, क्वथनांक बढ़ गया। दिमाग लगाओ, मान लो कुछ थ्योरी वगैरह क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा सोचो, भाई क्लोरोफॉर्म मिला है एसीटोन मिला है, क्वथनांक दोनों घटकों से ज़्यादा है, ज़्यादा है ना, है ना। इसका मतलब आदर्श तो नहीं है, आदर्श में तो इंडिविजुअली जो होता है वही, तो हम कहेंगे कि ठीक है दोनों का क्वथनांक मतलब दोनों को मिलाने के बाद क्वथनांक जो है वो दोनों से ज़्यादा है, यानी एजियोट्रोप है। एजियोट्रोप को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण है ना। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण तो क्या होता था, आदर्श से बनता ही नहीं था। आदर्श में बाकी सारी चीज़ें फिक्स थी, लेकिन क्वथनांक का ऐसा कोई झंझट नहीं था, हर कोई अपने अपने टेम्परेचर पे बॉइल होता था, लेकिन एजियोट्रोप तो नॉन आइडियल का बनता है। अब तुम कह रहे हो क्वथनांक बढ़ गया,
तो मैंने तुम्हें जब चैप्टर शुरू किया तभी, अभी जो आज का लेक्चर शुरू किया तभी कहा था क्वथनांक और वाष्प दाब इन्वर्स है। क्वथनांक बढ़ गया मतलब वाष्प दाब घट गया, यानी दोनों का मिलाने के बाद जो वाष्प दाब है वो इंडिविजुअल से कम है, मतलब वाष्प दाब में कमी या राउल्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन, पी टोटल लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो हम कहेंगे क्वथनांक बढ़ गया मतलब वाष्प दाब घट गया, और वाष्प दाब घट गया यानी इनके लिए ये फॉर्मूला लग रहा है पी टोटल लेसर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो बेटा ये कब था? ये अनादर्श में था, लेकिन अनादर्श में भी ये ऋणात्मक विचलन में था ना, क्योंकि धनात्मक में तो ये ग्रेटर देन हो जाता है और ऋणात्मक में क्या होगा? तो ऋणात्मक में ये लेसर देन हो जाता है। तो आपको लिखना था नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ या आइडियल बिहेवियर, आदर्श से नेगेटिव डेविएशन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 2, है ना? क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज NaCl, BaCl2, AlCl3 सबकी मोलर कंसंट्रेशन बराबर है। ठीक है भाई, अब ये कह रहा है देखो, एक तो आपके पास ग्लूकोज है, एक आपके पास NaCl है, एक BaCl2 है और एक AlCl3, सांद्रता सबकी बराबर है ना? लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्या गुणधर्म, तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, कॉलिगेटिव गुण लिख दूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव गुण समानुपाती मोल्स की संख्या। तो तुम कह रहे हो सांद्रता बराबर है ना, मोलों की संख्या बराबर है, तो जब मोलों की संख्या बराबर है तो अणु संख्या गुणधर्म बराबर होने चाहिए, पर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं। तो हम कहेंगे ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखो ग्लूकोज तो अगर आपने बोला एक, तो पानी में जाके भी एक है, तो उसके जो प्रेक्षित मोल मतलब जो दिखाई देगा वो भी एक और गोला भी एक। लेकिन NaCl के दो टुकड़े होंगे ना बेटा, एक Na एक Cl, बोलो NaCl पानी में जाएगा तो Na प्लस और Cl माइनस, टुकड़े दो हो गए, मोल एक का दो हो गया, तो मोलों की संख्या दो, I2। BaCl2 तो घोलते एक मोल हो, अंदर 3 हो जाता है, बेरियम प्लस 2 अलग, 2 Cl माइनस अलग, तो वेंटो फैक्टर इसका 3। और अगर मैं AlCl3 की बात करूं तो इसका वेंटो फैक्टर 4। तो I बढ़ेगा तो मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। तो अब ये नया कॉन्सेप्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलों की संख्या इनटू I के समानुपाती। तो फिर I सबसे ज्यादा किसका है? AlCl3 का, है ना, फिर BaCl2, फिर NaCl और फिर ग्लूकोज। तो इनके अणु संख्या गुणधर्म का क्रम ये होगा, सर्वाधिक अणु संख्या गुणधर्म मतलब वाष्प दाब में सबसे ज्यादा कमी किस में आएगी? AlCl3 में। क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका होगा? AlCl3 का। अभी तो मैंने 2 ही पढ़े, तो 2 की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा विलयन क्वथनांक उन्नयन अधिकतम दिखाएगा? अब ध्यान से देखो, सांद्रता बराबर है बेटा, लेकिन NaCl के टुकड़े होंगे 2, BaCl के आयंस मिलेंगे 3, I3, CaCl2 में आयन मिलेंगे 3, एक कैल्शियम 2 क्लोराइड, और FeCl3 में तो बेटा यहाँ आयंस मिलेंगे 4। और मैंने तुम्हें अभी सिखाया था क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB समानुपाती मोललता। तो मोललता तो सबकी बराबर है, लेकिन अगर I1 ना हो तो I से मल्टीप्लाई करना। तो ध्यान से देखो, I बढ़ेगा तो क्वथनांक उन्नयन बढ़ेगा, यानी सबसे लेट जो उगलेगा जिसका I ज़्यादा है, यानी FeCl3। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, NaCl, BaCl2, AlCl3 प्रत्येक के 0.2 मोलल जलीय विलयन है, क्वथनांक T1, T2, T3। फिर वही बात हो गई, NaCl कितने आयन बनाएगा? तो हम कहेंगे आयन बनाएगा 2। BaCl2 कितने आयन बनाएगा? तो बेटा एक बेरियम 2 क्लोराइड, आयन हो गए 3। और AlCl3 कितने आयन बनाएगा? तो एक एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड, आयन बनेंगे 4। तो I बढ़ेगा, है ना, I बढ़ेगा तो क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि बढ़ेगी। तो क्वथनांक में वृद्धि बढ़ेगी मतलब क्वथनांक बढ़ेगा, तो TB क्वथनांक का मान भी बढ़ेगा। तो सर्वाधिक AlCl3 यानी T3 है ना, ये T1, T2, T3, तो सर्वाधिक T3 और लीस्ट जो है वो T1। क्लियर है, सिंपल है ये भी, है ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KL। अच्छा, 1 मोलल KCl के जलीय विलयन का क्वथनांक होगा। तो बेटा क्वथनांक उन्नयन की बात करें पहले तो, है ना, तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या, I इंटू KB इंटू मोललता। अब आपको लगेगा I क्यों लिख रहे हो, तो मैं तो I लिखूंगी। क्यों लिखूंगी, क्यों, क्योंकि KCl विद्युदान अपघट्य तोड़ना है। आपका तो फॉर्मूला विद्युदान अपघट्य में था, KCl तो विद्युत अपघट्य है, ये तो आयंस बनाएगा। कितने आयंस बनाएगा, तो मैं कहूंगी K प्लस Cl माइनस। तो इसका I2 लेना पड़ेगा, 1 मोल के लिए नहीं है आपका फॉर्मूला तो 1 मोल के लिए है, पर इसके मोल तो 2 है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगी ठीक है, डेल्टा TB इक्वल्स टू I का मान 2, KB क्वेश्चन में दे रखा है देखो 0.52, और मोललता तो भाई 1 मोलल है, तो मोललता तो 1, तो 52 का डबल तो 104 होता है, तो 1.04। ठीक है, अब ये तो क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक बताओ, है ना, विलयन का क्वथनांक बताओ। ठीक है, तो बेटा विलयन का क्वथनांक कैसे बताऊं, तो तुमने तो जलीय विलयन लिया है, मतलब पानी तो 100 पे उबलता था, अब KCl मिलाऊंगी तो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, तो 1.04 बढ़ेगा। तो मैं कहूंगी जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस उन्नयन कितना 1.04, तो मेरा आंसर आना चाहिए 101.04 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ सही उत्तर है आपका ऑप्शन 3, 101.04 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, तो ये था क्वथनांक उन्नयन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के साथ। Till then, take care, keep studying, keep practicing, and bye bye.